जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ये एक नया अंदाज में होगा दोस्तों, नया अंदाज सीरीज होगा। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये गोधुली का होगा दोस्तों। गोधुली का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर कितना है दोस्तों? 2 है गोधुली का। दोस्तों ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025-26 सेशन है। हिंदी का सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम है विष के दांत, इसके लेखक हो जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज हम लोग विष के दांत का सारांश समझेंगे, मतलब फुल स्टोरी वीडियो को आज क्या करेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई है, जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या हो जाए, दोनों ही क्लियर हो जाए। अगर आप हमारे पीडीएफ नोट्स को नहीं परचेज किए होंगे तो कृपया अभी पीडीएफ नोट्स को परचेज कर लीजिए। सिर्फ आज भर डेट है, मात्र 29 रुपया में आपको पूरे साल की पीडीएफ नोट्स दी जाएगी। आज भर डेट है, लास्ट 15 मार्च तक डेट है। अगर आप आज तक कर लेते हैं तो 29 रुपया में मिल जाएगा, नहीं तो इसका दाम कल से कितना 49 रुपये 49 रुपीज़ हो जाएगा दोस्तों। चलिए फिर हम अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। दोस्तों हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे ये लेके आ गए हैं। देखिए दोस्तों ये चैप्टर नंबर 2 है विष के दांत, जिसके लेखक हो जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा जी। रुकिए दोस्तों, थोड़ा सा मोबाइल में प्रॉब्लम है। जिसके लेखक कौन हो जाएंगे? नलिन बिलोचन शर्मा जी। दोस्तों चलिए अब हम इसको क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, अंत तक जरूर से देखिएगा दोस्तों। इसमें हम बहुत से मेन पॉइंट आपको बताए हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका हो सकेगा तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज शाम को नहीं तो कल सुबह में कर दिया जाएगा दोस्तों। बस इस टाइम हम लोग ये वीडियो को देख लेंगे तो जिससे हमारा क्या हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आइए अब हम बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सेन साहब कहते हैं, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब की जो नई मोटर कार है वो बंगले के क्या बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्टील इंड जैसे कोयले घोंसले में की गई उड़ जाए। सेन साहब को इस कार का पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। सेन साहब को क्या है, इस कार पर बहुत ही नाज है, बहुत ही विश्वास है। और ये मॉडल कार, ये जो नई मॉडल कार है वो कितने में 7,500 में आई है। पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सेन साहब की नई कार जो मोटर कार है वो कितने में हजार की है? 7,500 की। काला रंग, चमक ऐसी है कि अपना मुंह देख लो, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सुपर की शामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। सेन साहब की जो वाइफ है, पत्नी, वो बोलती है कि सख्त ताकीद है कि मतलब उस खोखा और खोखी को क्या मैंने बच्चा बच्ची, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बच्चा बच्ची वहाँ पे फटकने ना पाए, उस गाड़ी के पास जाने ना पाए। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, पांच पांच ठहरी ठहरी और सो भी लड़कियां तहबीज और तमीज की तो जीती जागती मूर्ति है। 5 लड़कियां थी। जो सेन साहब की कितनी लड़कियां? 5 लड़कियां थी। और वो क्या तहबीज और तमीज की मतलब बोली विचार में क्या एकदम मूर्ति है। मिस्टर और मिसेज सेन ने उसे क्या करना है यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतली है। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। लड़कियां क्या है, कठपुतली है और उनके माता पिता को गर्व है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी उनकी सेहत के लिए जरूरी है।
सिखाया गया है कि खेलना कूदना क्या उनके लिए सेहत के लिए ज़रूरी है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने ओठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएँ भी उन्हें कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते किसी ने नहीं सुना। यानी खिलखिलाकर कुछ बोलते हैं ना, उस वो बात अभी तक किसी ने नहीं सुना। सेन परिवार के मुखालती रस के साथ अपने शरारती बच्चों ने खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोग के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। सो जहाँ तो तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उनसे मोटर की चमक नमक का कोई खतरा नहीं था। मतलब सेन साहब की जो लड़कियां, पांचों लड़कियां थी, उनसे मोटर कार का कोई खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। नाउमीद मतलब आंखों का क्या है, तारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो। और सेन साहब को सचमुच बूढ़े नहीं लगते। सेन साहब सचमुच मतलब सच में बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा के जीवन के नियम का अपवाद था। खोखा जीवन के नियम का क्या था, अपवाद था। और यह अस्वाभाविक नहीं था। स्वाभाविक नहीं था, अस्वाभाविक। अस्वाभाविक नहीं था, स्वाभाविक था। मतलब कि वह घर के नियमों का अनुवाद को इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता। मतलब वो घर के नियम के अलग ही था, अपवाद था। कहा कुछ और जाता था और करता कुछ और था। तो खोखा से ही बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई। देखिए दोस्तों, ये जो सीमा, रजनी, हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये क्या है, उनके सेन साहब की पांचों लड़कियों का नाम है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे। ये जब पांचों लड़कियां हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी। और खोखा के लिए अलग दूसरी कहने के तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। उसे क्या इंजीनियर बनाएंगे, सेन साहब क्या बोलते हैं, इंजीनियर बनाएंगे। अभी अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। यह बात है कि खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। सेनों ने भी क्या किया, सिद्धांतों को भी बदल दिया। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत का विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ी कि किसका लड़का क्या करेगा। मतलब किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब की बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि तो अपने अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे। करेंगे क्या, कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि सेन साहब अपने बेटा को क्या बनाना चाहते हैं, तो बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए न, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। लोग क्या कहते हैं, किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजार से वाकिफ हो जाएगी। मतलब अगर काम वाम करेगा ये, जो भी लोहा लक्कड़ का काम, तो उसका हाथ क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, उस पर काम करने लगेगा। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। बोल रहा है कि हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। सेन साहब के दोस्त लोग
उनमें एक साधारण हैसियत के अखबारनवीस थे और सेनों के दूर से रिश्तेदार भी थे, और सेन साहब के दूर के रिश्तेदार भी थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। खोखा से भी छोटा था, पर बहुत ही हुनरदान था, बहुत ही चालाक लड़का था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी, और उन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इससे पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू तो किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। सेन साहब क्या बोल रहे हैं कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वे ही बात दोहराकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। पत्रकार महोदय क्या चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। मतलब क्या पत्रकार महोदय बोलता है कि उसे पूरी आज़ादी रहेगी, मेरे बेटे को वो जो बनना चाहता है मैं वो उसे बनाऊंगा। तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। सेन साहब का जो सोफर या फिर एक क्या नाम था, खोखा खोखा, उससे मेखी नाम है। वो क्या एक औरत से उलझ रहा था, झगड़ा कर रहा था, और औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, और औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वो रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। जो वह औरत 5-6 साल बच्चे को क्या रोक रही थी, पर कि वो सोफर से न उलझे। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। औरत क्या हो गई, डर गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। मदन गाड़ी को क्या छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे ओठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत लेकिन कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। सेन साहब क्या बोलते हैं, मदन की माँ, इसे अपने बच्चे को ले जाओ और दोबारा ये हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। जो उसके बाएं घुटने की ओर जो खून बह रहा था, उसको पोंछते हुए क्या चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। ड्राइवर जो था सेन साहब का, वो क्या क्या नाम है, मदन, हाँ, मदन के मदन को क्या ढकेल दिया था, तो जिससे कि उसको पैर में चोट लग गई थी। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। मतलब सेन साहब के ड्राइवर ने एक मामूली से बच्चे को ढकेल दिया तो चोट आ गई, तो उससे कौन सी बड़ी बात हो गई, बोल रहे हैं लोग। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके सोफर भी दौड़ा, और लोग सीढ़ियाँ से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं, और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया था। क्या हो गया था, मोटर जो सेन साहब का बेटा था उस वो शीशा को क्या कर दिया था, फोड़ दिया था। तो सेन साहब क्या मुस्कुरा कर उसको डांट रहे थे, चुप 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 होकर, मतलब आराम से। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कलपुजों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताओ।
शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। अब वो क्या करने लगे, ऐसे ही बात बनाने लगे जिससे कि उनके बेटे का नाम खराब ना हो, उसके परिवार का नाम मतलब खराब ना हो। इसीलिए वो बोलने लगे कि उसका दिलचस्पी हो गया है, आज से ही उसका दिल लग गया है इंजीनियरिंग में। आगे देखते हैं। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमी देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मास्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक सी अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था। टायर क्या हो गया था? पंचर हो गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़कर आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर, जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप लेकर आओ, हवा भर दो। और हाँ, कुर्सियों लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। लाइन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं, ड्राइवर को बोलते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के का भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ा। कासू का इधर ही खेल रहे थे। शोफर ने बताया कि पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी, अच्छी थी, और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सी पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्के से हवा निकालने की हिम्मत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उनकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ साफ मालूम होता है कि इंजीनियर में उसका दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही। बेमतलब की बातें बोलने लगे, इंजीनियर बनाएंगे ये वो, मतलब कुछ कुछ बोलने लगे, जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुसक्त नहीं हो गए, मतलब ठीक नहीं हो गए। सेन साहब अंदर अंदर लौटे तो बेरा को, मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी का काम करता था गिरधर लाल, और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जमीन में कैदी जज के सामने खड़ा होता है। जैसे कैदी जज के सामने खड़ा होता है ना सर झुका के, वैसे ही मदन क्या हो गया, खड़ा हो गया। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत सुख हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सेन साहब क्या बोलता है कि ऐसे ही लड़के आगे चल के क्या गुंडे, डाकू और चोर बनते हैं। गिरधरलाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। बोलते हैं सेन साहब कि अगर अब से ऐसा किया तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। उस रात गिरधरलाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरोह मदे सायनागार गूंज गया।
आराम से खेलल पढ़ने से कुछ झुझलाकर पिता सेन के धन पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिदरलाल खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। गिदरलाल बहुत ही समझदार आदमी है। जो उसकी बीवी थी उसने क्या अपने बेटे मदन को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कम वक्त की खाल उड़ा दो। मतलब उनका दिमाग खराब हुआ था, मतलब गुस्सा आ रहा था कि उनका खाल उतार दो, मतलब चमड़ा उतार दो। गिदरलाल ने ऐसी की कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पाइस द चाइल्ड। दोस्तों और आप 5-7 मिनट बने रहिएगा, आगे और भी बहुत मज़ेदार बातें आएगी। खोखा और कासू के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आएगी, चुटकुले जैसा। तो आप अंत तक बने रहिएगा। माता सेन साहब की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर झिझ आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खीज मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कोई ऐसे तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का रुदन रुक गया था। खैरियत थी। उसकी सिकसिकिया सेनों के शयनागार तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेधक मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बंगवाली गली में जा निकला। वहां धूल के मदन पड़ोसी के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। आवारा जो लड़के होते हैं ना, जो बदमाशी, मदन उनके साथ क्या लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस कौए की जमात में शामिल होने के लिए ललच गया, मतलब उन सबके साथ खेलने के लिए ललच गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमानत में लेने के फायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, आगे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। मदन बोलने लगा उल्टा फुल्टा और बोल रहा है, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ, मतलब अपने पिता के मोटर पर जा बैठ। कासू तेज में आ गया। कासू क्या हुआ, गुस्से में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। कासू क्या अपने नौकरों और अपने बहनों पर भी हाथ चला देता था। क्या मजाल की उससे कोई कुछ कह दे, और क्या मजाल की उसे कोई कह दे। उसने आओ देखा ताओ मदन को एक गुस्सा रसीद कर दिया, और उसके बाद मदन को क्या एक गुस्सा मार दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झटपट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस दंड युद्ध का मजा लेने लगे। मदन भी क्या, वो भी पीछे हटने वाला थोड़ी ना था, तो वो भी क्या किया, वो भी उस पर झपट गया। और जो लड़के थे वो मजा ले रहे थे साइड में आकर। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की बगले के पिछले पीले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। एकदम जैसे कुत्ता उत्ता झगड़ा करते हैं ना मांस के लिए, वैसे ही लड़ाई थी। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। कासू क्या हो जाता, शेर हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वो रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। इसका आंसर हो जाएगा महल वाले ही जीतते हैं। पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो, लेकिन बच्चे
बच्चों को इतनी अकल कहाँ है। उन्होंने न तो अपनी दर्दमनियत लीडर की मदद की, न माता पिता के मालिक के लाडले लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही समझते हुए ति, तितर बितर हो गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों में भी बुरी होगी। आज मार बहुत बुरी होगी मतलब, लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया, उन्हें अच्छा से खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उससे उससे बड़ा ताबूज हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे, मतलब कुछ नहीं बोल रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका। कोई बात पूछी पर वो ठीक से नहीं सुन सका। तो उसके बाबू ने झुलाकर कहा, अरे भाई, बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। तनख्वाह अपने ऑफिस से ले लेना। मदन ने काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। वह दबे पाँव बरामदे में रखे चारपाई की तरह सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गीधालाल बाहर आया। मदन की अम्मा उसके साथ थी। मदन चौंक कर घुसा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। मदन अक्सर हमेशा पीटता रहता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ गीदड़ निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधरलाल मदन के बिल्कुल पास आ गया था। गिरधरलाल मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपटकर मदन के ओठों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। उसे याद भी नहीं कि उसके पिता कब इस तरह प्यार किए थे। अगर कभी या तो गिधरलाल उसी बेपरवाही उलाह और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के दो दांत तोड़ डाले। हा 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 हा। फिर उसके पिता हंसने लगे। मदन के पिता जो गिदरलाल हंसने लगे कि खोखा के तूने दो दांत तोड़ डाले। ये चबासी देते थे कि वाह बेटा बहुत अच्छा किया। दोस्तों ये आपका 20 के दांत कहानी का सारांश मतलब फुल स्टोरी वीडियो था, जो आपके लिए बहुत इसी से देखिए दोस्तों, जो जो हम बताए हैं इसमें पढ़ाए हैं सिर्फ इसी से क्वेश्चन आपका रहेगा और कहीं से भी नहीं रहेगा। अगर आप इसको अच्छे से कर लिए होंगे तो आपका लगभग यही 10-12 नंबर क्लियर हो जाएगा। 10-12 नंबर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका दोस्तों। तो हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल सुबह देखते हैं। कल सुबह में एकदम कल कराया जाएगा। कल कितने तारीख है, 16 मार्च को। 16 मार्च को इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका ये चैप्टर नंबर 2 भी क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा एकदम दोस्तों। अच्छे से पूरा करा देंगे हम, आप टेंशन मत लीजिएगा। आपका 10 नंबर पक्का है, इस चैप्टर से आएगा ही आएगा।
चलिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे अभी तक, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।